क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आई थिंक ये आपका चैप्टर नंबर 3 है शायद आपकी किताब में। यस सर 3 है। हाँ, so which accounting concept should be considered if the owner of a business takes goods from inventory for their own personal use? पर्सनल यूज के लिए अगर उसने कुछ ले लिया तो which accounting concept should be considered if the owner of a business takes good from inventory for their own personal use? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एक्रूवल नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं है, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। मैं इनमें से तीनों को आपको छोटा सा बता देता हूँ। मटीरियलिटी हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसी अमाउंट जो बिजनेस के डिसीजंस को इफेक्ट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, उसको हम मटीरियल कहते हैं। मटीरियल से मुराद होती है समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है और हमने कहा था कि आगे चल के चैप्टर नंबर 9 आपकी किताब में पूरा एक्रूवल के लिए हमने रखा हुआ है, इसको हम बहुत डिटेल में वहां करेंगे। लेकिन एक्रूवल क्या था? एक्रूवल का कॉन्सेप्ट ये था कि इनकम एंड एक्सपेंसेस और ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड टू द पीरियड टू विच दे बिलोंग। जिस पीरियड में कोई ट्रांजेक्शन हो उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है, ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट था। इसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था कि गोइंग कंसर्न कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि हेल्दी है, सेफ है, सिक्योर है, उसके बैंकरप्ट होने का कोई खतरा नहीं है नियर फ्यूचर में, उसको आप गोइंग कंसर्न कहते हो। तो ये अगर किसी ने बिजनेस टेक्स गुड्स फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर देयर ओन पर्सनल यूज, अगर किसी ने ओनर ने कोई सामान अपने पर्सनल जरूरत के लिए ले लिया तो इसका इन तीनों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के साथ है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ओनर्स। यानी मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर ए और बी दोनों मिलकर ये एक कंपनी बनाए, अल्फा कंपनी, ए ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, बी ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब अल्फा कंपनी जाकर एक कंप्यूटर परचेज करती है, तो ये कंप्यूटर जो है ये अल्फा कंपनी की मलकियत है, ये ए का नहीं है, बी का नहीं है। ए या बी नहीं कह सकते कि कंप्यूटर मेरा है, कंप्यूटर कंपनी का है। हाँ, कंपनी किसकी है ये एक अलग सवाल है। तो ये बिजनेस एंटिटी हम कहते हैं कि बिजनेस एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स। ओनर्स आर डिफरेंट, एंटिटीज आर डिफरेंट। 2.2 sales revenue should be recognized when goods and services have been supplied to the customer. Costs are incurred when goods and services have been received. Which accounting concept governs the above? ये है जी हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। वही कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने पहले आपसे कहा था एक्रूवल का, कि जिस पीरियड में ट्रांजैक्शन हो रही है वहां पे आपने रिकॉर्ड करना है। कैश ले लिया गया, नहीं लिया गया, दिया गया, नहीं दिया गया, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सेल्स रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड। रिकग्नाइज से मुराद है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको ऐड करना, कि आपने सेल्स रेवेन्यू को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना है जब आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर दी। जब भी आपने किसी कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज दे दी हैं तो आप उसको अपने रेवेन्यू के तौर पे रिकग्नाइज करोगे, या आपने कोई गुड्स और सर्विसेज रिसीव की हैं तो आप उसको अपने एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करोगे। इसको एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये बाकी चीजें तो फिर वैसे ही पहले भी एक्सप्लेन कर दी। 2.3 which accounting concept states that omitting or misstating the information could influence users of the financial statement? कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कहता है कि कोई इंफॉर्मेशन जो आप ओमिट कर दो या आप गलत लिख दो, मिस स्टेटमेंट कर दो, और ये इंफॉर्मेशन जो है दिस कुड, ये इंफॉर्मेशन जो है ये इन्फ्लुएंस कर सकती हो यूजर्स को। तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने गलत प्रोवाइड की है या बिल्कुल प्रोवाइड नहीं की, और वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर को इन्फ्लुएंस कर सकती हो डिसीजन मेकिंग में, ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है जी। यही हमने बोला था मटीरियलिटी क्या है। मटीरियलिटी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले बता दिया है बहुत डिटेल में। कंसिस्टेंसी से मुराद है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हो
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन के वक्त जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो एक साल से दूसरे साल से तीसरे साल में स्टैंडर्ड एक ही जैसे चलने चाहिए. 2.4 according to ISB's conceptual framework, which two of the following are part of faithful representation? Faithful representation में क्या आता है? हमने कहा था कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और मैंने फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की 3 चीजें आपको बता दी थी. अच्छा, उनमें 2 चीजें तो ये है, एक तो आपका ये न्यूट्रलिटी और ये आपका फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनाओगे कि वो अनबायस्ड होंगी, न्यूट्रल होंगी और उनमें कोई गलती नहीं होगी. यहाँ पे ये फ्री फ्रॉम, सो इंफॉर्मेशन जो होती है असल में फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में 3 एलिमेंट्स आते हैं. आप कहते हो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, यानी न्यूट्रल. इसको फ्री फ्रॉम बायस को मैं न्यूट्रल कहता हूं. कंप्लीट, फ्री फ्रॉम बायस और फ्री फ्रॉम एरर. ये 3 जब आप अचीव कर लो ना तो आप कहते हो कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन अचीव हो गई. हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कि हम, अब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा डिटेल में ले जाऊं क्योंकि हो सकता है कि आप भूल रहे हो या हो सकता है कि आपको पूरी तरह से पहले या समझ नहीं आया या मैं समझा नहीं पाया. देखो, पूरा साल आप काम करते हो, आप अंदाजा लगाओ ना कि आप एक ऑफिस में बैठे हुए हो, हेड ऑफिस में. उस हेड ऑफिस के नीचे 2 फैक्ट्रीज हैं या चलो एक फैक्ट्री है. ये फैक्ट्री 100 किलोमीटर दूर काम कर रही है. इस फैक्ट्री में 500 बंदा, 1000 बंदा है. आपके 150-200 बंदा हेड ऑफिस में भी है. आप कुछ बनाते हो और कुछ बेचते हो सकता है आप कोई फ्रूट जूस मैन्युफैक्चरर हो. तो सुबह से लेकर शाम तक फ्रूट जूस मैन्युफैक्चरिंग होती है. हेड ऑफिस में सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, एचआर, अकाउंटिंग उसको बेचते हैं और बाकी सारा काम भी मैनेज करते हो. और ये काम 365 दिन चलता है सारा साल. अब सारा साल आपने कोई कैमरे तो लगाए नहीं हुए ना कि क्या क्या कुछ हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन ले रहा है, कौन बेच रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कमा रहा है, कौन खा रहा है. तो पूरे साल की जो आपकी एक्टिविटी है उस साल की एक्टिविटी को आपने 2 सफों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिर कन्वर्ट कर देना होता है. जब आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हो तो उसका मकसद ये है कि मैंने पूरा साल जो कमाया, जो लगाया, जो खरीदा, जो बेचा, जैसा ये बिजनेस चला, इस सारे के सारे को मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की फॉर्म में प्रेजेंट कर देना है. और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि ये जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनेगी ना, ये आपके बिजनेस की एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए. ये ना हो कि बिजनेस में तो रोना पीटना मचा हुआ है और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत जबरदस्त है. जैसे कि हम कई मुल्कों में देखते हैं कि अवाम भूखे मर रही है लेकिन गवर्नमेंट निकल के कहती है कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा है. तो वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन तो ना हुई. फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से मुराद है रिप्रेजेंट, कि जो सिचुएशन है उसी को दिखाओ. फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से मुराद है कि जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं और जो कुछ हकीकत में हुआ पूरे एक साल में, तुमने उसी को दिखाना है. अच्छा, अब ये तो समझ आ गई कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये कि फेथफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द इवेंट्स, और फेथफुल से मुराद आपको समझ ही है कि क्या है. तो बिल्कुल एक ट्रू एंड ऑनेस्ट व्यू. इसको हम एक और लफ्ज भी यहां पे बाज दफा एक टर्म यूज करते हैं, ट्रू एंड ऑनेस्ट व्यू, कि किसी भी बिजनेस का एक बिल्कुल ट्रू एंड ऑनेस्ट व्यू दिखाओगे. अब ये तो बड़ी एक वेग टर्मिनोलॉजी आ गई. अब ये मैं कहता हूं भाई फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से मुराद है कि जो कुछ बिजनेस में हुआ पूरा एक साल, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको मुकम्मल तौर पे रिफ्लेक्ट करें. ये ना हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ और ही कहानी सुना रही है जबकि रियलिटी कुछ और ही है. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अब तुमने कहा सर इसको कैसे अचीव करो. ये तो मैं समझ गया कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेथफुली रिप्रेजेंट होनी चाहिए, जो सिचुएशन है उसी को दिखाना चाहिए, लेकिन मैं इसको अचीव कैसे करूं.
तो मैंने कहा भाई 3 काम कर लेना। एक, कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो वो मुकम्मल हो, यानी कोई इंफॉर्मेशन छोड़ना नहीं, जो जो मटेरियल है वो सारे का सारा लिख दो। दूसरा, न्यूट्रल होके लिखना, अपना कोई उसके अंदर पर्सनल बायस शामिल नहीं करना, जो जैसा है उसको वैसा ही बताना। और 3, गलत कुछ ना लिखना, मिस्टेक कोई ना करना। तो जब तुम ये तीनों काम कर लोगे, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये तीनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। अब उन्होंने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि कौन से दो, वैसे तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसने आपसे सिर्फ 2 ही पूछे हैं कि कौन से दो। रेलेवेंस फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता, फेयर प्रेजेंटेशन भी नहीं आता, ये 2 आते हैं, फ्री फ्रॉम बायस न्यूट्रलिटी और फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर। तो 2 और 4 मैं इसको पकड़ूंगा, सॉरी 1 और 4, 1 और 4 ये वाला। अब इस क्वेश्चन में उसने न्यूट्रलिटी और फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर को शामिल कर दिया है। और लेकिन हो सकता है कि किसी और क्वेश्चन में जब आप एग्जाम में जाओ तो वो आपको फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर के बजाय कंप्लीट का वर्ड यूज कर ले। तो आपने ये 3 जेन में रखने हैं, ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के 3 आपने पिलर जेन में रखने। इस क्वेश्चन में ये वाले 2 दिए हुए हैं, किसी और क्वेश्चन में कोई और 2 दे देगा, लेकिन होंगे इन्हीं तीनों में से। इसके बाद अगला 2.5 हम देखते हैं जी। Which of the following accounting concept means that similar items should receive a similar accounting treatment? ये बिल्कुल सादा जी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से हमने ये पढ़ा था, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको कि कंसिस्टेंसी से मुराद है कि जब 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त तुमने एक ही जैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि कल को तुमने इन नंबर्स को कंपेयर करना है। आपको पता है कंपैरेटिविटी, कंपेरेबिलिटी एक फीचर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपेरेबल फॉर्मेट होना चाहिए, 2011, 2012, 2020, 2021। और इन नंबर्स को सिर्फ तभी कंपेयर किया जा सकता है जब उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मेथड एक हो, अकाउंटिंग पॉलिसी एक हो, और इसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो वो कहता है सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंसिस्टेंसी है। अच्छा, ये मैचिंग क्या है? मैचिंग असल में एक्रूवल के ही अंडर आता है। मैचिंग से मुराद ये है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस, अगर तुम्हें याद हो हम पिछले एक लेसन में हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी और मैंने कहा था कि यार वो आपने 10 टेबल्स खरीदी और 10 टेबल्स को खरीदा आपने $50 पे, फिर आपने 7 टेबल्स को बेच दिया और 7 टेबल्स को आपने बेचा $80 पर। तो फिर मैंने कहा जब इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, इसको हम चैप्टर नंबर 6 में कर रहे थे, 5 में या 6 में। सेल्स आपने रिकॉर्ड की 7 टेबल्स इंटू 80, 560। तो सेल्स आपने 7 टेबल्स में रिकॉर्ड की, तो जब आप कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करोगे तो वो भी 7 टेबल्स की ही रिकॉर्ड करोगे। ये मैचिंग प्रिंसिपल था कि इनकम एंड एक्सपेंसेस बिलोंगिंग टू वन पीरियड शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड। अगर मैं 7 टेबल्स का रेवेन्यू ला रहा हूं तो मुझे मैच करके 7 टेबल्स की ही कॉस्ट लगानी है। 2.6 देख लेते हैं जी। Listed below are some of the characteristics of financial information. Which two of the following are qualitative characteristics of the financial information? पूरा नहीं आ रहा है, 2.6 आ गया है, देखो नीचे 7, 8, 9 कहीं पे मिटा हुआ है, आ ही नहीं रहा। अच्छा, एनीवेज 2.6 में कहता है कि which two of the following are qualitative characteristics of the financial information? तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में जी रेलेवेंस हमें चाहिए थी, 2 ही थे क्वालिटेटिव, और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन 1 और 3। याद रखना तुम्हारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स 2 थे, फिर तुम्हारे पास इनहैंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स 4 थे।
इनको हमने अलहदा से चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है। तो यहां पे हमसे क्वालिटेटिव पूछता है। क्वालिटेटिव ये दो हैं, रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसके बाद मेरे पास 2.9 है जी, क्योंकि 7-8 मेरे किताब में आ ही नहीं रहा, तो मैं देख ही नहीं पा रहा उसको। 2.9 को देख लेते हैं। Which of the following statements about accounting concepts and the characteristics of financial information are correct? अच्छा जी, which of the following statements about accounting concepts and the characteristics of financial information are correct? The concept of accrual requires transactions to be reflected in the financial statements once the cash is received or paid. ये गलत है जी। मैंने आपको समझाया था कैश बेस्ड अकाउंटिंग और एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग होती है। ये तो कैश बेस्ड अकाउंटिंग की बात कर रहा है, क्योंकि कहता है वंस द कैश इज रिसीव्ड और पेड। नहीं, एक्रूअल में तो हम कहते हैं कैश मिले या ना मिले, अगर ट्रांजैक्शन हो गई है तो उसको लिखना है। तो पहले वाला तो हो गया गलत। दूसरा, information is material if its omission or misstatement could influence the economic decisions. बिल्कुल करेक्ट है जी। मटेरियल वही होता है जो कि इन्फ्लुएंस कर सके। Based on faithful representation, it may sometimes be necessary to exclude material information. ये भी गलत है जी, क्योंकि हमने तो यही कहा था कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से मुराद है इट हैज टू बी कंप्लीट। ये कहता है कि कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन को एक्सक्लूड कर दो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 2 ओनली। 2.10। अच्छा, the IASB's conceptual framework gives 6 qualitative characteristics of financial information. What are these 6 characteristics? अच्छा, 2 हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे, 4 हमारे पास इनहैंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मिला के 6। तो कौन कौन से हो जाएंगे? रेलेवेंस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, comparability with timeliness and understandability. ये मुनासिब ही लग रहा है। एक्यूरेसी का कोई ताल्लुक नहीं है, एक्यूरेसी नहीं हम कहते हैं। रेलेवेंस, कंसिस्टेंसी, टाइमनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। कंसिस्टेंसी भी इधर नहीं आएगी, क्योंकि हम कंपेरेबिलिटी को लेके चलते हैं। कंसिस्टेंसी उसका सब क्लॉज आता है, असल में तो कंपेरेबिलिटी है। ये भी नहीं, ऑप्शन ए है। रेलेवेंस होना चाहिए जी, और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ये दो तो हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जो 4 है, 1 2 3 4, ये इनहेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपने पढ़ा हुआ हो, लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। 2 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 इनहेंसिंग। ये पहले 2 क्वालिटेटिव, ये 4 इनहेंसिंग, यही आ जाते हैं। एक्यूरेसी उसमें कहीं नहीं है, कंसिस्टेंसी कहीं नहीं है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें पता है, लेकिन हम असल में कंपेरेबिलिटी की बात करते हैं। तो ए ऑप्शन आ जाएगा जी। Which of the following is not a qualitative characteristics of financial information according to conceptual framework? Which of the following is not? देखो ना, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी है, रेलेवेंस भी है, टाइमलीनेस भी है, ये नहीं है। तो आपका आंसर ये होगा, क्योंकि वो आपसे पूछता है कि जो कि नहीं है। According to the ISB conceptual framework, which of the following is not an objective of financial statement? Not an objective of financial statement. Providing information regarding the financial position of a business, ये बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव है जी, ये ट्रू है। लेकिन हमने पिक करना है जो कि गलत हो, हमने फॉल्स को उठाना है, ये ट्रू है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, देखो फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद ये कि बैलेंस शीट देना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से मुराद है इनकम स्टेटमेंट देना, ये भी ट्रू है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। enabling users to assess the performance of management to aid decision making, ये भी ठीक है जी। यूजर्स देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसे बिजनेस को रन कर रहा है,
प्रोवाइडिंग रिलायबल इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये गलत है जी, और यही हमारा जवाब है। क्योंकि हमें कहता है कि जो गलत है वो बताओ। ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का मकसद इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना हरगिज नहीं है। हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाकर रख दी है, अब आप इसको खुद ही पढ़ लें और अपना फैसला खुद ही कर लें। हम एडवाइस नहीं दे रहे, हमने फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हुए जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जैसा भी एक बिजनेस चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ट्रू रिफ्लेक्शन के तौर पर रख दी है। एडवाइस हम नहीं देते। अब आप खुद ही पढ़ें और खुद ही फैसला करें। तो हमें क्वेश्चन में कहा था कि नॉट एन ऑब्जेक्टिव, सो नंबर 4 इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव।